सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम BEGE 141 कोर्स जो टाइटल है वो है अंडरस्टैंडिंग प्रोज। तो हमने ब्लॉक 1 कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉक 1 में हमने प्रोज के बारे में जानने की कोशिश की। प्रोज क्या है, नस्र क्या है, हमने बात की इसके वैरायटीज के बारे में, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या है, नैरेटिव प्रोज क्या होता है, एक्सपोजिटरी प्रोज क्या होता है। उसके साथ साथ हमने बात की कि व्हाट इज डिनोटेशन, व्हाट इज कनोटेशन। In addition to this, we have also talked about what is literature, what is the relationship between literature and society, how literature represents human life. तो जो ब्लॉक 1 है इसमें हमने नस्र की अकसाम के बारे में भी बात की। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक 2, जिसका उन्वान है फॉर्म्स ऑफ प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। यानी कि नस्र की शक्लें जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले वाले ये जो पहला जो ब्लॉक था हमारा, उसमें हमने नस्र के बारे में बात की कि नस्र क्या है। जो ही हमने नस्र की बात की थी तो हमने उसको कंपेयर किया था पोइट्री के साथ। हमने आपको समझाया था इस सेंस में कि जो जब भी आप नस्र की बात करते हो, जब भी आपसे पूछा जाएगा या जब भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि नस्र क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसको कंपेयर करते हो पोइट्री के साथ। बिकॉज जो चीजें आप नस्र में पाते हो वो मोस्टली आप पोइट्री में नहीं पाते हो। जैसे कि जो चीजें आप पोइट्री में पाते हो वो चीजें यू वॉन्ट फाइंड दोज एलिमेंट्स इन अ प्रोज। फॉर इंस्टेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो प्रोज है इट्स मेनली रिटन इन सेंटेंसेस, इट्स रिटन इन पैराग्राफ्स। जो प्रोज है, जो नस्र है, ये स्टेंजाज में नहीं लिखा जाता है, ये वर्सेस में नहीं लिखा जाता है। जब भी कोई प्रोज राइटर होता है वो टोन का ख्याल नहीं रखता है, उसको वर्सेस का ख्याल, स्टेंजास का ख्याल नहीं रखना पड़ता है, जो एक पोएट को रखना पड़ता है। तो जो ही हम फिर शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज। तो शॉर्ट स्टोरीज को यूजुअली जब भी आपको समझना है कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, जैसे हमने कंपेयर किया था पोइट्री को किसके साथ, प्रोज के साथ। प्रोज को समझने के लिए हमने डिफरेंसेस जानने की कोशिश की कि प्रोज में क्या है, वही एलिमेंट्स हम मोस्टली पोइट्री में नहीं पाते हैं। जब भी हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी में हम यूजुअली वही चीजें पाते हैं जो हम नॉवल में नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें, मैं लास्ट लेक्चर में कुछ एक दो चीजें आपसे वक्त की कमी की वजह से नहीं हम वो कंप्लीट कर सके, जो वैरायटीज ऑफ प्रोज है। जैसे वैरायटीज ऑफ प्रोज में हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात की थी। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, चाहे एक्सपोजिटरी राइटिंग हो या नैरेटिव राइटिंग हो, ये वैरायटीज ऑफ प्रोज है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, जिसको हम वजाहती नस्र बोलते हैं, उसमें हमने समझने की कोशिश की कि जो एक राइटर होता है, जो डिस्क्रिप्टिव प्रोज राइटर होता है, वो कैसे एक प्रोज लिखता है। ही डिस्क्राइब्स थिंग्स एज दे आर और दे अपीयर टू बी। यानी कि इट कैन बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट और इवन अ लैंडस्केप। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो डिस्क्रिप्टिव प्रोज होता है, जो वजाहती नस्र होती है, इसमें जो एक राइटर होता है वो आपको एक जैसे उसको चीजें सामने आ रही है वैसे ही वो चीजें आपके सामने रखता है। फॉर इंस्टेंस, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल रखता हूं कि जो डिस्क्रिप्टिव प्रोज होता है, वजाहती नस्र होती है, इसको आप कैसे समझ पाओगे। मैं आपके सामने एक जो डिस्क्रिप्टिव राइटर होता है, जब वो कोई राइटर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि ये डिस्क्रिप्टिव मोड में लिख रहा है राइटर। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस, मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ। इश्तियाक अली इज अ थिन मैन ऑफ मीडियम हाइट। He looks older than his age. He is about 50 years old. Even after a long service, his salary remains meager. He is an unlettered man. He is having 9 children.
तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल, कुछ लाइंस आपके सामने रखी है। फॉर इंस्टेंस मैंने इश्तियाक अली की बात आपके सामने की। कोई राइटर ऐसे लिख रहा है कि इश्तियाक अली इज अ थिन मैन ऑफ मीडियम हाइट, यानी कि यहाँ पे एक बंदे से आपको रूबरू करवाया जा रहा है। बंदा कोई भी हो सकता है, इट कुड बी anyone, इट कुड बी यू, इट कुड बी मी, इट कुड बी एनीवन एल्स। तो लेकिन डिस्क्रिप्टिव मोड में क्या होता है, एक जो राइटर ना वो पूरी डिटेल्ड वे में आपको बोलता है कि बंदे में उसने क्या क्या चीजें पाई है। जैसे कि इश्तियाक अली की बात हमने की, इश्तियाक अली इज अ थिन मैन ऑफ मीडियम हाइट। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है जो ये इश्तियाक अली है, इसकी जो हाइट है वो मीडियम साइज का है। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, यानी कि जो जो इसका स्टेचर है ये थोड़ा सा ओल्ड दिख रहा है अपनी एज से, जो इसकी एक्चुअल एज है। जैसे मैंने इसके सामने बोला कि ही इज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड, इसकी जो एज है ये तकरीबन तकरीबन 50 साल का बंदा है, लेकिन एज से ये 60-65 साल का लग रहा है। इवन आफ्टर लॉन्ग सर्विस हिज सैलरी रिमेन्स मीगर, यानी कि इश्तियाक अली एक बंदा है, एक राइटर इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब ये कर रहा है कि इश्तियाक अली जो है ही इज अ थिन मैन, यानी कि पतला सा एक बंदा है ये। इसकी जो हाइट है, छोटी सी हाइट है इसकी, इसने बहुत जो साल है जिंदगी के इसने वो सर्विस में दिए है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सैलरी थी वो फिर भी कम थी। उसके बाद ही इज एन अनलेटर्ड मैन, यानी कि इश्तियाक अली के बारे में ही कहा जाता है कि वो अनलेटर्ड मैन है, वो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है। ही इज हैविंग 9 चिल्ड्रन, यानी कि पूरी सिचुएशन आपके पास रखी जा रही है। आप खुद समझ रहे हो कि एक बंदे के बारे में बात हो रही है, एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, और उसी कैरेक्टर के बारे में आपको पूरी मालूमात दी जा रही है। उसकी हाइट की बात हो रही है, उसकी सैलरी की बात हो रही है, उसकी सर्विस की बात हो रही है, इवन उसकी शादी की बात हो रही है कि उसके 9 बच्चे हैं, या इवन एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी आपको रूबरू करवाया जा रहा है कि वो अनलेटर्ड मैन है, उसने पढ़ा नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव प्रोज आप अब ऐसे समझोगे कि जो एक राइटर होता है, ही डिस्क्राइब्स थिंग्स एज दे आर, एज दे अपीयर टू बी, यानी कि आपको चीजें जैसे लग रही है आप उनको वैसे ही कैप्चर करते हो और लिखते हो। हमारे सामने एक और फॉर्म है जिसको हम नरेटिव प्रोज बोलते हैं। जैसे नरेटिव प्रोज में क्या होता है, इन ए नरेटिव प्रोज अ राइटर यूजुअली describes something which is going to happen or which has happened in the past। यानी कि नरेटिव प्रोज में आपको जो एक राइटर होता है ये उन्हीं चीजों के बारे में लिखता है जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें हो चुकी हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आपको सिचुएशन से समझ आएगा कि नरेटिव प्रोज क्या होता है। फॉर इंस्टेंस आई वुड से, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, आपके लिए मैं ये रख रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझ जाओगे कि नरेटिव प्रोज कैसा होता है। वहां जस्ट टू कीप इन माइंड वन थिंग, अर्लियर एग्जांपल ऑफ इश्तियाक अली वो हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में की है, लेकिन जो हम नरेटिव प्रोज की बात करते हैं वहां पे थोड़ी सी चेंज आती है। क्या चेंज आती है, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, आप खुद समझ पाओगे कि इस नरेटिव प्रोज में क्या होता है। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ सहारा, ईस्ट जापान, अर्ली दिस मॉर्निंग। कंसंट्रेट ऑन वर्ड्स, कंसंट्रेट ऑन ईच वर्ड कि मैं क्या बोल रहा हूं। नरेटिव प्रोज की बात यहाँ पे हो रही है, हम नरेटिव प्रोज को समझने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ सहारा, यानी कि ईस्ट जापान, अर्ली दिस मॉर्निंग। एक अर्थक्वेक आया था, कहां पे आया था, जापान का एक इलाका है वहां पे अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह सुबह एक जलजला आया था। This incident caused panic to the surrounding residents who were sleeping soundly, यानी कि थोड़ा सा पैनिक, लोग घबरा गए। किसकी वजह से, जलजले की वजह से। जलजला कहाँ आया था, एक सिटी में आया, एक यानी कि जापान में आया था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लोग तब सो रहे थे। There were no casualties in this incident, ताहम इसमें कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। some of the residences houses had cracks, लेकिन इसके साथ साथ यानी कि इंसिडेंट जो जलजला आया था जापान के एक शहर में, मॉर्निंग का टाइम था, लोग सो रहे थे,
लेकिन इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी सी जो लोग के मकान थे उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था। तो यहाँ से जब हम नैरेटिव, यहाँ से आपको समझना है कि जब हम नैरेटिव प्रोज की बात करते हैं, यहाँ पे एक डिटेल्ड वे में आपके सामने सिचुएशन रखी जा रही है, डिटेल्ड वे में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव प्रोज में एक बंदा जो होता है वो डिस्क्राइब करता है एक सिचुएशन को, एक कैरेक्टर को, यानी कि इश्ताक अली की बात हमने की, या एक ऑब्जेक्ट को। लेकिन नैरेटिव प्रोज में एक डिटेल्ड वे में सब कुछ लिखता है। यहाँ पे आपको हाउसेस की बात हो रही है, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पे कैजुअलिटीज की बात हो रही है, कैजुअलिटी कोई नहीं हुई थी, यहाँ पे कुछ क्रैक्स आए थे हाउसेस में। तो आपने ये समझना कि जो नैरेटिव प्रोज होता है इसमें डिटेल्ड वे में एक राइटर आपको समझाने की कोशिश करता है एक सिचुएशन के बारे में। चाहे हम whether we are going to talk about narrative prose or even descriptive prose, ये आपको याद रखना है कि इनमें एक कॉमन चीज है, वो है नरेटर, बोलने वाला। क्योंकि हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास एक स्टोरी होगी और कोई नरेटर, कोई बोलने वाला हो। जैसे मैंने आपको अभी जापान के बारे में एक एग्जांपल दी, तो यहाँ पे एक नरेटर कुछ बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? देयर वाज एन अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ सहारा ईस्ट जापान अर्ली दिस मॉर्निंग। ये कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है। तो नरेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, whether you are going to read a novel or even short story or even for that matter a play। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है थीम, यानी कि नैरेटिव प्रोज में आप थीम, एक थीम, एक जो थीम होता है ना उसी के रिलेटेड जो राइटर होता है वो एक थीम को डिस्कस करता है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग या इवन सेटिंग। सेटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नैरेटिव प्रोज। सेटिंग जहां पे स्टोरी सेट की गई है, जहां पे नॉवल सेट की गई है, एक लोकेशन को सेट करते हैं। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड व्हाट वी कॉल नैरेटिव राइटिंग। इसके साथ साथ एक और फॉर्म वैरायटी ऑफ प्रोज है जिसको हम एक्सपोजिटरी राइटिंग बोलते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग को हम नुमाइशी नसर बोलते हैं, एक्सपोजिटरी प्रोज को हम नुमाइशी नसर बोलते हैं। जैसे कि नैरेटिव प्रोज को हम क्या बोलते हैं? बयानिया नसर। तो जो ही हम एक्सपोजिटरी प्रोज की बात करते हैं, नुमाइशी नसर की बात करते हैं, एज द नेम इम्प्लाइज इट एक्सपोजेस फैक्ट्स। यानी कि जब हम नुमाइशी नसर की बात करते हैं, इसमें आपको जो एक राइटर होता है वो आपको इंसिडेंट, वो आपको यानी कि फैक्ट्स को वो एक्सप्लेन करता है, आपको किसी चीज के साथ वो रूबरू करवाता है। आपको ये याद रखना है कि जो एक्सपोजिटरी प्रोज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो राइटर होता है वो उसका कोई ऐसा एम नहीं होता है कि वो आपको परसुएड करे, कुछ समझाने की कि ये आप कर लो, आप यू आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ राइचुअसनेस, you are not following ethical values, you are not following even religious laws। नहीं, ये आप persuasive prose में पाते हो, persuasive writing में पाते हो ये चीजें। लेकिन जो हम एक्सपोजिटरी राइटिंग की बात करते हैं, एक्सपोजिटरी यानी कि नुमाइशी नसर की बात करते हैं, इसमें जो एक राइटर होता है वो देखता है सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो उन्हीं चीजों को आपके सामने लाता है विद फैक्ट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ। वो रीजनेबल होता है, वो रीजनेबल सिचुएशंस होती है। आप उसका कोई एक और इम्पोर्टेंट चीज जो एक्सपोजिटरी प्रोज में आप पाते हो वो ये है कि इसमें एक राइटर का कोई एम नहीं होता है कि वो आपको एंटरटेन करवाए। इवन this element of entertaining, you could find this in descriptive prose or even in narrative prose. But when we talk about this expository prose, here the writer, he doesn't behave like a moralist. He even doesn't act like what we call an instructor, teacher, जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं। जैसे हम राइटर्स की बात करते हैं, चाहे टी.एस. इलियट की बात या कर लो, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लो, कमला दास की बात कर लो, यूनिस डिसूजा की बात कर लो, अल्लामा इकबाल की बात कर लो, या इवन W.B. येट्स, W.H. ऑर्डन, जो भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनमें एक एलिमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट पाते हो। ये आपको परसुएड करते हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि ये चीजें आपने करनी है, ये चीजें आपको छोड़नी है।
when we talk about T.S. Eliot, his most famous poem, The Wasteland, which was published in 1922. T.S. Eliot, we all know, one of the greatest poets of 20th century England. Even he got Nobel Prize for Literature as well. तो उसका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और उसकी जो मोस्ट पॉपुलर वर्क है वो है द वेस्टलैंड। जब हम वेस्टलैंड का मुताला करते हैं, उसमें इलियट, मैं परसुएसिव प्रोज की बात कर रहा हूँ या परसुएसिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो परसुएसिव मोड ऑफ राइटिंग है, इसमें एक जो राइटर होता है वो आपको परसुएट कर रहा है कि आप डिविएट हो रहे हो, आप कुछ चीजें छोड़ रहे हो, यानी कि आप ही इज कंटिन्यूअसली making you conscious that you have left something, you are not acting the way you should, यानी कि आप इथिकल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हो। जैसे इलियट की बात कर रहे हैं, वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं, इसमें इलियट का क्या मुतालबा था? इसमें इलियट वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एड्रेस कर रहा है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो डिवेट होती जा रही है, दे आर slowly and gradually forgetting what we call spirit, soul, they are becoming spiritually barren और morally bankrupt with the passage of time. So उसकी जो मैसेज है वो ये है कि स्पिरिचुअल जो बैरननेस है इसको खत्म करने के लिए आपको रिलीजन की तरफ आना होगा, आपको इथिकल वैल्यूज को फॉलो करना होगा, आपको मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बनना होगा, आपको मोरल वैल्यूज को फॉलो करना होगा। तो वो परसुएसिव राइटिंग होती है। लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं, जब हम बात एक्सपोजिटरी राइटिंग की करते हैं, एक्सपोजिटरी प्रोज की करते हैं, यहाँ पे एक राइटर जो होता है उसका खाली एक ही एम होता है, वो आपके सामने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखता है, आपको इन्फॉर्म करता है, आपको एजुकेट करता है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ दिस एक राइटर जो है उसने लिखी रिचर्ड राइट। रिचर्ड राइट, इवन द मेन रिचर्ड राइट जो है ये आपके सिलेबस में भी इन्होंने आपके सिलेबस में है रिचर्ड राइट की एक बुक 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। वो एक एक्सपोजिटरी प्रोज है, उसको जब आप पढ़ते हो, रिचर्ड राइट ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न अमेरिकन नॉवेलिस्ट। उसने यानी कि उसने एक नैरेटिव सन, उसकी एक अच्छी नॉवल है, इवन ब्लैक बॉय उसका एक मेमोयर है, इवन अंकल टॉम्स चिल्ड्रंस की और एक इम्पोर्टेंट नॉवल है। सो उसका एक उसकी एक अपनी रेपुटेशन है अमेरिकन लिटरेचर में। जब हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोज, तो 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस उसने एक किताब लिखी है, आपके सिलेबस में है, आप उसका मुताला कर सकते हो, आप कुछ अच्छे से उसका डिटेल स्टडी कर सकते हो। तो वो एक्सपोजिटरी प्रोज में आती है ये बुक है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। तो इसमें आपको जो रिचर्ड राइट है ये किन चीजों से आपको वाकिफ करवाता है, यानी कि जब आप ये बुक पढ़ते हो रिचर्ड राइट क्लियरली, यानी कि इसमें वो लिखता है किन के बारे में लिखता है, ब्लैक पीपल के बारे में लिखता है। वो उन लोगों के बारे में लिखता है जिन्होंने माइग्रेशन की थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कहां, अमेरिका। यानी कि फिर वो आगे उनकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री लिखता है कि जो ब्लैक पीपल है वो कहाँ आए थे, अमेरिका आए थे, वो उन्होंने कैसी जिंदगी बसर की है वहां पे, या इवन आज कैसी जिंदगी वो बसर कर रहे हैं। उन्होंने इस बुक में विमेन स्टेटस, जो ब्लैक वुमेन है उनका स्टेटस दिखाया है कि अमेरिकन सोसाइटी में हाउ ब्लैक वुमेन आर बीइंग ट्रीटेड इन अमेरिका। तो इसमें आपको वो एटीट्यूड दिखाता है व्हाइट पीपल टुवर्ड्स ब्लैक पीपल। इसमें इस बुक में आपको वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको बोलता है कि ब्लैक पीपल का सोशल स्टेटस क्या है, इवन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात करता है इस बुक में रिचर्ड राइट। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपोजिटरी प्रोज होता है, एक्सपोजिटरी प्रोज में एक जो राइटर होता है ही राइट्स, यानी कि वो लिखता है, आपके सामने वही चीजें लाता है जो सोसाइटी में हो रही है, लेकिन और वो जो चीजें होती है ना, दे आर ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वो और खाली उसको एक ही यानी कि एम मोटिव होता है इस राइटर का, वो ये होता है कि वो आपके पास इंफॉर्मेशन दे, आपको इन्फॉर्म करते रहे आपको, कि जैसे हम रिचर्ड राइट की बात कर रहे हैं, रिचर्ड राइट इस बुक में आपको क्या बताता है, वो आपको इन्फॉर्म करता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बुक में कि जो ब्लैक पीपल है उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है अमेरिकन सोसाइटी में, जो ब्लैक विमेन है उनको किस नजर से देखा जा रहा है अमेरिकन सोसाइटी में, या जो होल ब्लैक कम्युनिटी है या
अमेरिका में उनके साथ जो व्हाइट लोग हैं उनके साथ कैसे वो ट्रीट करते हैं वहां पे. If you want to read more about this conflict between black and white, Orient and Occident, then you are having a masterpiece, work which is called Orientalism, written by Edward Said, who is one of the originators, founders of post-colonial theory. तो वो बुक उसमें वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो ये व्हाइट जो होते हैं ये कन्फ्लिक्ट कैसे रेज होता है. इवन फ्रेंस फैनन उसकी भी बहुत सारी बुक्स हैं. रेचर्ड ऑफ द अर्थ उसकी एक मोस्ट पॉपुलर वर्क है, आप उसको स्टडी कर सकते हो. आपको उससे पता चलेगा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, ये जो सोशल स्टेटस, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा होती है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो कैसे ट्रीट करते हैं पीपल फ्रॉम अफ्रीका और इवन फ्रॉम एशिया. तो even Franz Fanon is a good writer in that context, Edward Said. तो इवन गायत्री स्पिवाक जो इंडिया से है, इवन होमी के बाबा, इनकी जब वर्क आप पढ़ते हो तो आपको एक अंदाजा होता है कि जो एक कम्युनिटी होती है जब वो माइग्रेट होते हैं दूसरे कंट्रीज में, मोर पर्टिकुलरली टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इवन यूरोप, तो वहां पे कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन लोगों को. So students, I hope now you have understood. You must be now in a position to describe what is prose, what is narrative prose, and even what is what we call expository prose, or even for that matter what is persuasive prose. तो जो ही हम स्टूडेंट अब हम ब्लॉक 2 की तरफ नजर दोहराएंगे. ब्लॉक 2 जो है फॉर्म्स ऑफ प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज. इसमें हमें मुख्तसर कहानियां और मज़ामीन के बारे में पढ़ना है. तो जो हमारा यूनिट 1 है वो है मिजरी, यानी कि पहले हम शॉर्ट स्टोरीज करेंगे, उसके बाद हम एसेज करेंगे. हमने शॉर्ट स्टोरीज में एंटन चुकाव को करना है और जूदा बैटन को पढ़ना है. जो हम एसेज की बात करते हैं, एसे में हमने किनका जमैका किनकार्ड और इवन जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ना है. शूटिंग एन एलिफेंट, most popular essay, one of the most popular essays written by George Orwell. तो जो ही हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में जो है वो मिजरी है और मदर है. ये 2 शॉर्ट स्टोरीज हमें करने हैं. एंटन चेखोव, वी नो, रशियन राइटर. जूदा बैटन, वो तो ऑस्ट्रेलियन एक राइटर है लेकिन वो माइग्रेटेड थे, वो भी प्रेजेंट डे यूक्रेन में रहते थे. तो स्टोरीज हमने इनकी करनी है. शॉर्ट एसेज हमने जॉर्ज ऑरवेल का करना है, जमैका किनकार्ड का करना है. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें जब नसर की शक्ल, मुख्तसर कहानी और मज़ामीन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बोला कि एंटन चेखोव की हमें मिजरी करनी है और जूदा बैटन की हमें मदर करनी है. ये जो 2 है ये शॉर्ट स्टोरीज की कैटेगरीज में आती है. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं शूटिंग एन एलिफेंट की, वो हम एसे में रखते हैं. ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जमैका किनकार्ड, तो ये भी एक ऐसे है. तो स्टूडेंट्स जब हम बात प्रोज की करते हैं, जब हम बात पोइट्री की करते हैं, जैसे हम बात अभी शॉर्ट स्टोरी की करते हैं, शॉर्ट स्टोरी ये एक फॉर्म है, ये कैटेगरी है, ये एक ग्रुप है किसमें ये प्रोज में आता है. चाहे हम ऐसे की बात करें या नॉवल की बात करें, शॉर्ट स्टोरी की बात करें, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज है. तो आपको समझाने के लिए easier to make things easier for you so that you would understand very in clear terms के short story क्या है. इसको हम वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे हमने कंपेयर किया था पोइट्री प्रोज को किसके साथ, प्रोज के साथ. वहां पे हमने समझने की कोशिश की, जब हम प्रोज को पोइट्री के साथ कंपेयर करते तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रोज क्या है और पोइट्री क्या है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं. मैंने आपको जस्ट एट द आउटसेट ऑफ माय लेक्चर आई मेड कपल ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक दिस. जो प्रोज है इट इज मेनली रिटन इन sentences, it's mainly written in paragraphs. Whenever someone writes a prose, he or she doesn't care about what we call alliteration, assonance, consonance, rhyme scheme, या इवन साउंड वर्सेस स्टेंजास. ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम पोइट्री में, शायरी में पाते हैं, लेकिन प्रोज में ये चीजें हम नहीं देखते हैं. वैसे ही हम शॉर्ट स्टोरी की जब हम बात करते हैं
शॉर्ट स्टोरी को समझने की बात जब आती है, इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपेयर करते हैं किसके साथ, नॉवल के साथ। यानी कि शॉर्ट स्टोरी को easier to make this, so that you would understand this meaning of short story in, clear terms, आप हम इसको कंपेयर करते हैं नॉवल के साथ। जो चीजें आप शॉर्ट स्टोरी में पाते हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नॉवल में नहीं पाते हो। पहली क्या डिफरेंस है? पहली डिफरेंस ये है कि जैसे आप लोगों के पास दो चीजें हैं, दो बुक्स हैं आपके पास, एक शॉर्ट स्टोरी की बुक है, एक नॉवल है। जो मेन डिफरेंस इन दो में है वो क्या है? वो है वर्ड लेंथ, जिसको बोलते हैं। जैसे एडगर एलन पो, हम सबको पता है, एक फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। इसने एक एसे लिखा है, उस एसे का नाम इन्होंने रखा था द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन, फलसफा कंपोजिशन। इसने एक एसे लिखा था। उसमें क्या लिखा था इसने लिखा था दैट अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी read in one sitting, anywhere from a half hour to 2 hours। एक क्लियर यानी कि डिस्टिंक्शन आपको नजर आ रही है कि शॉर्ट स्टोरी क्या है। आपको क्लियरली इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दिस in these words which I have taken from Edgar Allan Poe's essay, which is entitled as The Philosophy of Composition। इसमें क्या एडगर एलन पो क्या बोल रहा है? शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं। एडगर एलन पो का कहना है, खुद भी एडगर एलन पो बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो इसने इस ऐसे में लिखा है कि जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है इसको आप एक सिटिंग में खत्म कर सकते हो, यानी कि एनीवेयर फ्रॉम हाफ आवर टू 2 hours। यानी कि जो आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हो, उस एडगर एलन पो का कहने का इसका मानना यह है कि शॉर्ट स्टोरी एक सिटिंग में आप खत्म कर सकते हो, एक सिटिंग में आप पढ़ सकते हो। यानी कि 1 या 2 घंटे इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लग सकता है पढ़ने में। तो जो ही हम बात एडगर एलन पो को इसको हम एनालाइज करते हैं तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है इसका जो वर्ड लिमिट होता है, वर्ड लिमिटेशन होती है ना, वो कन्फाइंड होती है शॉर्ट स्टोरी की। हम नॉवल के साथ इसको अभी कुछ देर बाद कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जब हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डू एग्री विद दिस फैक्ट दैट the word limit of short story usually runs from 1,000 words to some say 15,000 17,000। लेकिन जो स्कॉलर्स वो एग्री करते हैं 20,000 तक, 1,000 से लेके 20,000 वर्ड्स तक जब भी कोई लिखता है तो शॉर्ट स्टोरी, उसको हम शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं, वो शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में होता है। जो ही कोई राइटिंग, जब एक प्रोज राइटर होता है, हम प्रोज राइटर की बात कर रहे हैं, डोंट कंफ्यूज इट विद अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। कोई और लिख रहा है फिजिक्स के बारे में या किसी और केमिस्ट्री के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में या इवन पॉलिटिकल साइंस के बारे में, हमने उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना है। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट प्रोज। जब आप प्रोज लिखते हो, जब उसकी लिमिटेशन वर्ड लिमिट 1,000 से लेके 20,000 तक होती है, उसको हम शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। तो जब हम बात वर्ड लिमिटेशन की करते हैं तो 1,000 से लेके 20,000 तक शॉर्ट स्टोरी की जो वर्ड लिमिटेशन वो होती है। तो जब जो वर्ड्स एक्सीड करते हैं मोर देन 20,000 तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, ये 3 चीजें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है, या विच यू विल कीप इन माइंड, विच यू विल रिमेंबर विज़ अंडरस्टैंडिंग प्रोज। ये 3 चीजें हैं। एक है शॉर्ट स्टोरी, दूसरे को हम नोवेला बोलते हैं, तीसरे को हम नॉवल बोलते हैं। शॉर्ट स्टोरी की जो वर्ड लिमिटेशन होती है वो 1,000, एज आई सेड जस्ट व्हाइल बैक, 1,000 से लेके 20,000 तक होती है। जो ही वर्ड्स एक्सीड करते हैं, 20,000 से ऊपर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स 40,000 तक, तो उसको हम नोवेला बोलते हैं। जो ही वर्ड तजावुज करते हैं 40,000 से ज्यादा, जब आप प्रोज फॉर्म में कोई कुछ पढ़ते हो लेकिन उसमें वर्ड्स 40,000 से ज्यादा है, वो नॉवल फॉर्म में होता है। जब वर्ड्स 20,000 से लेके 40,000 तक हो, उसको हम नोवेला बोलते हैं। नोवेला के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं,
बहुत सारी नोवेला वर्ल्ड क्लासिक बुक्स ऑफ लिटरेचर है। जैसे आपके सामने एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल मैं रखता हूँ, द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी की जब हम बात करते हैं, इट्स अ नोवेला रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। इवन अर्नेस्ट हेमिंगवे, वन ऑफ द फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट। जब हम ओल्ड मैन एंड द सी की बात करते हैं, इसकी वर्ड लिमिटेशन 26,000 के आसपास है, यानी कि नॉवेला कैटेगरी में हम रखते हैं। इट्स अ वंडरफुल नॉवल, यू मस्ट रीड दिस वर्क। इट्स अ वर्क ऑफ it symbolizes when man is getting failed, he becomes hopeless, dejected, desolated, तो उसके सामने फिर कुछ नजर नहीं आता है, उम्मीद नहीं होती है। लेकिन ये ओल्ड मैन एंड द सी है, ये बहुत एक अच्छी नॉवेला है उन लोगों के लिए जो जिनको खाली फेलियर नजर आ रही है, जिनकी उम्मीदें अब टूट चुकी है, उनके लिए एक अच्छी क्लासिकल वर्क है। क्योंकि ओल्ड मैन एंड द सी में इट इज रिलेटेड टू अ क्यूबन फिशरमैन हु इज अबाउट, वो एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन होता है, उसके रिलेटेड ये नॉवल है। इट शोज द स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, एक इस ओल्ड मैन की, एक फिशरमैन होता है 84 डेज तक, क्योंकि फिशरमैन का काम होता है टू कैच फिशेस, फिशेस को पकड़ना। लेकिन अब जो ये ओल्ड मैन होता है, इससे एक टारगेट करता है, ये एक एम बनाता है, एक मकसद अब चाहता है कि मैं बहुत थक चुका हूं अब इस काम से, जो ये फिशिंग करता है, क्योंकि दिन रात इसी के साथ इसका जाता है। तो अल्टीमेटली ही सेट्स अ गोल, ही सेट्स द अल्टीमेट एम। ये चाहता है कि मैं अब जिंदगी में मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैंने सारी जिंदगी इसी समंदर में गुजारी है, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मछली मैं पकड़ूं, मेरे हाथ में वो मछली आए जो जिसका वेट सबसे ज्यादा हो। तो ये क्या करता है, 84 डेज तक इसको इस फिश, क्योंकि इसको पता चलता है कि ये जो जिस समंदर में ये जाता है, इसी समंदर में वो उस फिश को पकड़ सकता है। लेकिन उस वहां समंदर में जाके ये 84 दिन तक उस फिश को नहीं पकड़ पा रहा है। 84 दिन, 84 डेज, ऑलमोस्ट 3 months। यानी कि यू कुड अंडरस्टैंड उसकी सिचुएशन, ही मस्ट हैव बीन डिसोलेटेड, डिसजेक्टेड, क्योंकि उसको फेलियर ही नजर आ रही है ना, क्योंकि 84 दिन तक उसको वो जो काम उसने सेट किया था, एम जो रखा था, वो उसमें कामयाब नहीं हो गया है। लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चाह रहा है कि मैं इस काम को अधूरा छोड़ू। 84 दिन के बाद इसको उस फिश का, वो ही ट्राइज टू कैच दैट फिश। तो इट्स अ मस्ट रीड वर्क फॉर दोज हु आर होपलेस, डिजेक्टेड, जिनको फेलियर खाली नजर आ रहा है, उन लोगों के। इवन दिस इज अ क्लासिक वर्क, इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल पीपल। डजंट इट कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही क्लास के कैटेगरी के राइडर्स के लिए ये बुक है। इट्स अ बुक फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, नोवेला की बात कर रहे हैं। ये जो ओल्ड मैन एंड द सी है, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 26,000 वर्ड्स के आसपास है। एक और मेरे जहन में एक और अच्छी पॉपुलर नोवेला आ रही है। बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, यू मस्ट बी वेरी मच acquainted with this work, Heart of Darkness. It's a most popular work written by Joseph Conrad। वो भी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट रह चुके हैं। And if you want to know more about colonialism, if you want to know how white men, created, that havoc situation in African continent, how they looted the resources of black people, it's a very good novella, this Heart of Darkness। जब हम हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसको हम नोवेला कैटेगरी में रखते हैं। क्यों नोवेला कैटेगरी में रखते हैं? क्योंकि जो इसकी जो वर्ड लिमिट है वो ऑलमोस्ट 38,000 वर्ड्स की जो ये नोवेला है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ड लिमिटेशन, जो मेन डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल। हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बोला कि जो ही आप शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेयर करते हो किसके साथ? नॉवल के साथ, क्योंकि जो चीजें आप शॉर्ट स्टोरी में पाते हो वो नॉवल में नहीं पाते हो। तो शॉर्ट स्टोरीज, एज ए सेड, इसकी एक वर्ड लिमिटेशन होती है। नॉवल क्या वर्ड लिमिटेशन होती है? 20,000, 18,000। इससे ज्यादा जब वर्ड एक्सीड कर जाते हैं उसको हम नोवेला बोलते हैं, शॉर्टर फॉर्म ऑफ नॉवेल्स को बोलते हैं हम। जैसे अभी बात की थी हमने ओल्ड मैन एंड द सी की,
अभी हमने हार्ट डार्कनेस की बात की। एक और एग्जांपल मेरे जहन में वो जॉर्ज ऑरवेल की जो एक नॉवल है एनिमल फॉर्म नोवेला, इट इज अबाउट 30,000 वर्ड्स। तो जो ही हम 38 जो ही वर्ड्स एक्सीड कर जाते हैं 40,000 से ऊपर या इवन 50,000 के आसपास, जब प्रोज फॉर्म में आप कुछ पढ़ते हो उसको हम नॉवल बोलते हैं। एक फंडामेंटल बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी वो यही है कि इसको आप वर्ड लिमिटेशन से करते हो। जैसे एडगर एलन पो को क्या जरूरत थी कहने की कि आप जब आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो ये आप एक सिटिंग में खत्म कर सकते हो, आप कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हो, आप दुकान पे बैठे हो वहां से भी पढ़ सकते हो, आप ऑफिस में बैठे हुए वहां पे भी आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ सकते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में हो इवन एरोप्लेन में हो वहां पे भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन जो होती है ना, वर्ड लिमिटेशन इसकी जो वो कम होती है एज कंपेयर टू नॉवल। तो जो मेन डिफरेंस जो दूसरी डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल वो क्या है, वो कैरेक्टर्स का है। देखिए स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, यू विल हैव टू कीप वन मोर इंपॉर्टेंट distinguishing characteristic of short story in mind, that is characters. When we read a short story there are fewer characters. When you read a novel you always find characters in large numbers. जैसे फॉर इंस्टेंस अभी हमारे सिलेबस में इन्होंने मिजरी रखी है, या इवन वी कैन टॉक अबाउट मदर रिटन बाय जूदा बैटन। जूदा बैटन की जब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की जो उसने मदर लिखी है जो हमारे सिलेबस में है, which has been prescribed in our syllabus and which we are going to talk about little while later. तो इसमें क्या है कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत कम है। मदर फादर सन जो नरेटर होता है और डॉटर, यही 4-5 कैरेक्टर्स आपको मदर में मिलते हैं। इवन लेट्स टॉक अबाउट मिजरी, द शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एंटन चेखव। उसमें क्या आप पाते हो, उसमें आप यही पाते हो कि उसमें एक स्लेज ड्राइवर की कहानी है वो, उसमें आई डोंट थिंक देयर आर मोर देन 5 कैरेक्टर्स इन दैट शॉर्ट स्टोरी। तो जो ही हम ये एक दूसरी फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, जो ही हम नॉवल की बात करते हैं नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। व्हेन यू रीड नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकिंस, थॉमस हार्डी, या इवन फॉर दैट मैटर भारती मुखर्जी, झुंपा लाहिरी, अनीता देसाई या विक्रम सेठ, तो सलमान रुश्दी, जब हम इन नॉवेलिस्ट्स की बात करते हैं इनकी नॉवेल्स पढ़ के आपको एक चीज वहां से मिलता है, वो ये है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं नॉवेल में और वो डिफिकल्ट भी होता है। जैसे मैंने अभी बात की थी, आपको फिर से समझाने के लिए मैं ये बात दोहरा रहा हूँ। एडगर एलन पो वो बोल रहा है कि आप शॉर्ट स्टोरी एक ही सिटिंग में पढ़ सकते हो, यानी कि इसको मेटाफोरिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेटाफोरिकली ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीजें शॉर्ट स्टोरी में होती, चाहे वो कैरेक्टर की बात हो, चाहे वो थीम की बात हो, चाहे वो जैसे प्लॉट की बात हो, वो आप याद रख सकते हो। लेकिन जो हम नॉवल की बात करते हैं, ये शायद नॉवल को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि पहली ही जो डिफरेंस है, शॉर्ट जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेशन उसकी मोर देन 50,000 वर्ड्स होते हैं उसमें, और जो फंडामेंटल दूसरी डिफरेंस वो है कि उसमें कैरेक्टर्स बहुत होते हैं तो उनको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दैट इज व्हाई a novel usually takes time. When you read a novel it takes even a day, you can finish even a novel in a week's time or even it can take a month's time. तो जैसे हम जेम्स जॉयस की बात करेंगे, जोसेफ कॉनराड की बात करेंगे, एनिमल फॉर्म द नॉवेल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, नोवेला आई शुड से, तो वहां पे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, उनको याद रखने के लिए आपको टाइम चाहिए, वक्त, यानी कि वक्त चाहिए आपको थीम समझने में, कैरेक्टर्स का नाम याद रखने में। तो ये एक चीज जो है ये डिफरेंशिएट करती है नॉवल को किसी शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी में हम क्या पाते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्टोरी में हम यही पाते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एज फार एज जो नॉवल होती है इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक और फंडामेंटल डिफरेंस मेरे दिमाग में यहाँ पे which I would like to share with you. The third difference between short story and novel is
जिसको हम बोलते हैं सेटिंग, टाइम। यानी कि जब हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी का एक मखसूस टाइम होता है। जैसे हम बात करेंगे मिजरी, मिजरी की बात करेंगे जो एंटन चेखव ने लिखी है। इसकी जो सेटिंग है ये एक, इट इज कन्फाइंड टू सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। यानी कि एंटन चेखव की जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, मिजरी, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी जो सेटिंग है वो एक कन्फाइंड लोकेशन तक है। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में एक जगह है वहीं तक। जो ही हम दूसरी तरफ नॉवल की बात करते हैं, नॉवल में a novelist never remains confined to a one or specific location. Locations, they do change from from time to time they do change. For instance, let's talk about Bharti Mukherjee. Bharti Mukherjee, you all know, she's a renowned Indian diaspora novelist. जब उसकी कोई भी नॉवल आप ले लो, डिजायरेबल डॉटर्स उसकी एक नॉवल है, द टाइगर्स डॉटर उसकी एक नॉवल है। जब आप उस नॉवल को पढ़ते, इन नॉवेल्स की तरफ इनका मुताला करते हो, इनमें आप बहुत सारे कैरेक्टर्स पाते हो। इनमें आप एक जो सेटिंग होती है ना, ये लोकेशन, जो डिजायरेबल डॉटर्स है, कहीं पर आप लोकेशन पाते हो, कैरेक्टर्स मिलते हैं मुंबई में, और उसकी कुछ फौरन बाद कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अमेरिका में होते हैं। कुछ देर बाद कुछ कैरेक्टर्स को भारती मुखर्जी जनरेट करती है, उनका वो यूरोप में होते हैं। इवन अगर हम झुम्पा लाहिरी की बात करेंगे, झुम्पा लाहिरी, शी इज अनदर डायस्पोरा नॉवेलिस्ट, शी इज आल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एज वेल। तो उसकी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, शी इज फेमस फॉर दैट वर्क, एंड दिस वाज द वर्क व्हिच वन पुलित्जर प्राइज। झुम्पा लाहिरी वन पुलित्जर प्राइज फॉर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक बुक है उसकी। लेकिन जो हम इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज की बात करते हैं, इस बुक की तरफ जब हम देखते हैं, इस बुक का जब हम मुताला करते हैं, इसमें आप कुछ कैरेक्टर्स तो पहले से ही बहुत सारे हैं। जब हम जैसे हम उसकी जो द नेमसेक, एक और नॉवल है उसकी, जब हम द नेमसेक की बात अगर हम करेंगे, नेमसेक जो है उसमें जो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, कुछ कैरेक्टर्स को आप पाते हो कोलकाता में, कुछ कैरेक्टर्स बात करते हैं यानी कि यूरोप में, कुछ कैरेक्टर्स बात करते हैं वो अमेरिका में होते हैं। दो कहने का मतलब यह यहाँ पे यह है कि जो कैरेक्टर्स और सेटिंग होती है, नॉवल में कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, उनका तादाद बहुत कम होता है। जो शॉर्ट स्टोरी है, इट इज मेनली कन्फाइंड टू वन लोकेशन, एट द मोस्ट कपल ऑफ लोकेशंस। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर को सेट करता है उसकी अपनी जो शॉर्ट स्टोरी ये जरूरी नहीं है कि वो, इट कुड बी एन इमेजिनरी लोकेशन एज वेल। आर के नारायण, मालगुडी, बट दिस इज अ फिक्शनल टाउन। एक इमेजिनरी टाउन भी क्रिएट कर सकता है एक राइटर जो होता है, एक नॉवेलिस्ट जो होता है, एक प्रोज राइटर जो होता है। जरूरी नहीं कि वो उसका वजूद कहीं पे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन नॉवल में चेंज होती हैं, लोकेशंस, कैरेक्टर्स चेंज फ्रॉम हियर, वो चेंज करते हैं लोकेशंस। तो ये एक और डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज और प्रोज में। द फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर अबाउट शॉर्ट स्टोरी इज इट्स दिस के शॉर्ट स्टोरी एक वर्ड लिमिटेशन होती है शॉर्ट स्टोरी की, मे बी अराउंड 20,000 वर्ड्स। तो दूसरी डिफरेंस है वो ये है कि when you read a short story, you always find lesser characters, fewer characters. When we compare, when we talk about a novel, you would always find large number of characters in a novel. ये दूसरी डिफरेंस थी। तीसरी डिफरेंस क्या है? लोकेशन चेंज होती जा रही है नॉवेल्स में। एक नॉवेलिस्ट जो, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूँ कि नॉवेलिस्ट वो एक ही चीज की भी बात कर सकता है, एक ही लोकेशन की भी बात कर सकता है, लेकिन वो रेयर इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आर के नारायण की बात आपके साथ की, वो ही इवन वेसेक्स, थॉमस हार्डी, वो भी ही मेनली कीप्स हिमसेल्फ कन्फाइंड टू वेसेक्स टाउन या इवन मलगुडी टाउन जो आर के नारायण का है। लेकिन जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, जब इनकी नॉवेल्स की बात करते हैं, चाहे वो फिक्शनल टाउन ही क्यों ना हो, आर के नारायण का मलगुडी टाउन क्यों ना हो या वेसेक्स ही क्यों ना हो, उसमें बहुत सारी लोकेशंस होती है, उसमें बहुत सारी जगहें होती है। इवन एक फिक्शनल, एक वेसेक्स जो टाउन है, थॉमस हार्डी, व्हिच वाज क्रिएटेड बाय
Thomas Hardy, or even Malgudi Town, which was created by R.K. Narayan. These are fictional towns. लेकिन जब आप इनको पढ़ते हो, आपको इन फिक्शनल, यहाँ से तो लग रहा है एक टर्म है, लेकिन इस फिक्शनल टाउन में ही आपको इवन स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, बहुत सारी जगहों से आपको रूबरू करवाता है एक नॉवेलिस्ट जो होता है। तो तीसरी डिफरेंस जो शॉर्ट स्टोरी और नॉवल की जो होती है, वो होती है क्या, लोकेशन की। चौथी डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल इज, व्हेन यू रीड अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक, इसका एक मखसूस थीम होता है, इसका एक कोई स्पेसिफिक थीम होता है। अगर हम बात करेंगे मिजरी की, जो शॉर्ट स्टोरी हमने इस जो हमारे सिलेबस में इन्होंने रखी है, एंटन चेखव की, उसमें एक ही थीम आप पाओगे। थीम क्या है उसमें जो एक स्लेज ड्राइवर होता है, उसके बेटे की डेथ होती है। अब वो बयान करना चाहता है वो तासुर, जो जज्बात उसके हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब एक पेरेंट की ना, किसी बेटे की या बेटी की डेथ हो जाए, तो वो किस एक तलातुम सिचुएशन में होता है, कश्मकश की सिचुएशन में होता है, या एक टर्बुलेंट सिचुएशन में होता है। तो उस सिचुएशन को बाहर लाने के लिए वो शेयर करना चाहता है, वो अपनी ग्रीफ को शेयर करना चाहता है किसी लोगों के साथ। तो इस सिचुएशन, जब हम बात करते हैं मिजरी की, इसमें मेन थीम जो है ना, वो यही है कि ये जो बूढ़ा आदमी है, ये जो स्लेज ड्राइवर है, ये तासुरात बयान, ये जो जज्बात नहीं, ये तो बयान करना चाहता है अपने बेटे की जो इसकी डेथ हुई है ना, कि वो इमोशनल स्टेट जो इसके अंदर हो रहा है, वो अजियत जो जिस दौर से ये गुजर रहा है, वो बयान करना चाहता है लोगों के सामने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग इससे मिलते हैं, वो इसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है, वहां पे तो जो एंटन चेखव है, वो एक्चुअली एक लार्जर पिक्चर हमारे सामने ला रहा है। वो खाली इस बंदे की बात नहीं कर रहा है इस स्टोरी में, वो हमें रूबरू करवा रहा है हमारी सोसाइटी से, हमारे माशरे से, कि माशरे में लोग कैसे अब रह रहे हैं। अगर एक बंदे की बेटे की डेथ हुई है, अब लोग उसकी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसकी डेथ कैसे हुई थी, उसका वो आज कैसे जी रहा है, या उसके अंदर कुछ थॉट्स होंगे जो वो शेयर करना चाहता है। तो कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है, शॉर्ट स्टोरी का जो थीम होता है, ये मेनली कन्फाइंड टू इसका थीम एक या दो थीम्स होती है। लेकिन जो हम नॉवल की बात करते हैं, नॉवल में आप बहुत सारे थीम्स पकड़ते हो, समझ लेते हो। अभी just while back we talked about Bharati Mukherjee. When you read Bharati Mukherjee's novel The Tiger's Daughter, जब आप टाइगर्स डॉटर पढ़ते हो, वहां पे, क्योंकि हम नॉवल की बात कर रहे हैं, टाइगर्स डॉटर इज अ नॉवल। चाहे डिजायरेबल डॉटर्स की बात करोगी, वो भी एक नॉवल है भारती मुखर्जी की। इवन जास्मीन एक बहुत अच्छी नॉवल लिखी है भारती मुखर्जी ने, इट्स अ वंडरफुल नॉवल, क्योंकि उसमें वो कॉन्सेप्ट, जो न्यू वुमन का कॉन्सेप्ट एक जनरेट होता है जास्मीन में। तो जो ही हम बात टाइगर्स डॉटर की करेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नॉवल होती है इसके बहुत सारे थीम्स होते हैं। क्योंकि देखो, ये एक स्टूडेंट, एक रीडर की जिम्मेदारी होती है। इट्स योर जॉब, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ रीडर, यू विल हैव टू रीड टेक्स्ट, प्राइमरी सोर्सेस thoroughly, extensively. You will have to go into the, वो बोलते हैं ना, soul of the book। आपको समझना है कि राइटर का क्या एम है, क्योंकि जो मॉडर्न राइटर्स होते हैं, इवन पोस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं, ये आपको सीधे नहीं बोल रहे हैं कि ये मीनिंग हम बोलना चाहते हैं। नो, जैसे हमने बात की थी फर्स्ट ब्लॉक में डिनोटेशन एंड कनोटेशन की बात की थी हमने। मोस्ट ऑफ द टाइम इस डिनोटेशन से आप सीधे ही समझ रहे हो कि राइटर क्या बोलना चाहता है। कनोटेशन में क्या होता है, आपको मीनिंग खुद ढूंढनी है, आपको वर्ड के तह तक जाना है, आपको एक नॉवल के तह तक जाना है, कि आपको ढूंढना है कि राइटर क्या बोलना चाहता है। आपको डीपर एनालिसिस करना है टेक्स्ट का, आपको थॉरोली अंडरस्टैंड करना है टेक्स्ट को। उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो कि इसमें राइटर क्या बोल रहा है। कीप वन थिंग इन माइंड, दैट इज कि एक जो नॉवेलिस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द नॉवेलिस्ट, they don't tell you कि this is my name, this is what I want to convey to you people. No, this is your job, this is the reader's job। ये आपका जॉब है, आपका काम है।
ये ढूंढना कि राइटर क्या बोलना चाहता है इसमें। जब हम बात करते हैं टाइगर्स डॉटर की, वो एक नॉवल है, उसमें आप बहुत सारे थीम्स पाते हो। हमने मदर की बात की, सॉरी मिजरी की बात की हमने, एंटन चिकाव की। मैंने बोला आपको कि उसमें जो मेन थीम है वो यही है कि एक स्लेज ड्राइवर होता है, उसकी बेटी की डेथ होती है, वो जो इमोशनल स्टेट में होता है, वो ट्रोमा ट्रोमा में होता है। वो इमोशनल जो स्टेट है, वो दो ना वो जज्बात किसी के सामने दोहराना चाहता है, लेकिन उसको कोई बंदा नहीं मिलता है। तो यहाँ की इनसेंसिटिविटी, हालांकि उसका जो एक एम है राइटर का, वो ये है कि मॉडर्न जो सोसाइटी है, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनसेंसिटिव, इन नेचर। हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे जी रहा है। अच्छा, कहने का मतलब है कि उसमें स्पेसिफिक कोई थीम है उस शॉर्ट स्टोरी में। जब आप बात करते हो नॉवल की, नॉवल में आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। टाइगर्स डॉटर जब आप पढ़ते हो, भारती मुखर्जी की नॉवल, उसमें आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का थीम मिलता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसमें भारती मुखर्जी, आपको जब आप पढ़ते हो आपको कैरेक्टर समझ आता है कि उसमें भारती मुखर्जी क्या दिखाती है। एक लड़की की कहानी है, जब वो अमेरिका जाती है पढ़ने के लिए, जब वो कॉलेज में वहां दाखिला लेती है, कॉलेज में कुछ देर बाद उसके साथ वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का वहां पे वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि दैट नॉवल वाज रिटन इन अर्ली 1970s, and we are very much aware of the fact that during the 1960s and 70s, people from Indian subcontinent faced discrimination in Canada, more particularly in Canada. तो लेकिन भारती मुखर्जी बहुत देर तक कनाडा में भी रह चुकी थी, क्योंकि उसने वहीं पे ये देखा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो कहने का मतलब है, एक थीम आप वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पाते हो। दूसरा थीम जब आप इसी सिंगल नॉवल में क्या पाते हो, आप यू फाइंड जो प्रोटोगनिस्ट इसकी होती है, इस नॉवल की एक फीमेल प्रोटोगनिस्ट होती है इसकी। तो जब वो प्रोटोगनिस्ट होती है, यू फाइंड वो जो प्रोटोगनिस्ट होती है उसकी, उसमें दूसरा थीम क्या पाते हो, एक डायस्पोरा थीम आप पाते हो उसमें। वो जो कैरेक्टर होती है, वो जो फीमेल प्रोटोगनिस्ट इस नॉवल की होती है, वो इसमें आपको ना भारती मुखर्जी आपको जब आप एनालाइज करते हो इस कैरेक्टर को डीपली, वेरी थॉरोली, तो आपको समझ आ रहा है कि ये अपने होम को मिस कर रही है। शी इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट यू कॉल होम सिकनेस। उसको वो होम सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। इवन व्हेन यू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू फील द प्रॉब्लम ऑफ आइसोलेशन, एलिनेशन। तो उसमें ये थीम्स आपको देखने को, ये चीजें आप पाते हो किसमें, नॉवल में। ये एक और मेजर डिफरेंस है किसकी, नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी के। शॉर्ट स्टोरी में आप मोर पर्टिकुलरली, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर होता है वो एक या दो या लिमिटेड चीजों को बयान करता है। जो ही हम बात नॉवल की करते हैं, नॉवल में एक जो राइटर होता है वो बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में लिखता है, क्योंकि कैरेक्टर्स ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, तो वो बहुत सारे थीम्स को डिस्कस करता है। जैसे हमने अभी समझने की कोशिश की टाइगर्स डॉटर में, उसमें आप थीम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी पाते हो, उसमें आप थीम होम सिकनेस का भी पाते हो, उसमें आप थीम जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, वहां पे आप एक और थीम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ये भी आप पा रहे हो। इवन जब आप दूसरे मुल्क में जा रहे हो, वहां के लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये थीम भी आप इस बुक में पा रहे हो। Here I would like to mention one more important point regarding Bharati Mukherjee. Bharati Mukherjee, she's a well-known Indian diaspora writer. She's her famous novels are Jasmine, Tiger's Daughter, even Desirable Daughters. तो भारती मुखर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम डायस्पोरा, व्हेन वी टॉक अबाउट डायस्पोरा, इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, फिर वहां पे रहना, फिर वहां के कल्चर को देखना, फिर वहां पे वो कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाना, वहां का रहन सहन डिफरेंट होता है, वहां खाने की चीजें डिफरेंट होती है, मोर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो क्या होता है कि भारती मुखर्जी व्हेन शी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, she herself, she faced herself a lot of discrimination. इवन एक बात यहाँ पे मेरे को याद आ रही है भारती मुखर्जी की डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जब वो उसने नॉवेल्स लिखी थी, स्पेशली दिस नॉवल टाइगर्स डॉटर।
तो वो अब बुक छपवाना चाहती थी, मार्केट गई, वो पब्लिशर के पास गई वो, तो उसने उससे बात की, उसने कहा कि मैंने एक बुक लिखी है, नॉवल लिखी है, नाउ आई वांट टू पब्लिश दिस नॉवल। बहुत सारे पब्लिशर्स के पास गई तो उसको वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन रिस्पॉन्स की बात नहीं है, शी फेस्ड ह्यूमिलेशन, शी वाज बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय दोस पब्लिशर्स। दे टोल्ड हिम, हाउ कैन वी पब्लिश योर बुक, आई मीन आपने भी बुक लिखी है, बिकॉज दे कंसिडर्ड, वो उनको ये लग रहा था कि ये किसी और मुल्क से आई है, पता नहीं वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, वहाँ पे ऐसे भी लोग रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बात की थी अभी कुछ देर पहले ओरिएंटलिज्म की, एडवर्ड सईद की बात हमने की। एडवर्ड सईद very lucidly, explicitly depicts this dichotomy between what you call Orient, Occident, East, conflict between East and West। तो उसमें एक मेजर चीज क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, दे ट्रीट पीपल फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन अ बैड मैनर, क्योंकि वो खुद समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम एनलाइटनड हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे पास हमने टेक्नोलॉजी साइंस में बहुत तरक्की की है। तो वो उस सेंस में देख रहे हैं। तो उस सेंस में अगर आप ये चीजें पढ़ना चाहते हो, ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद इसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंस फैनन की बुक्स आपके लिए ठीक रहेंगी। गायत्री स्पिवाक की राइटिंग्स आपके लिए ठीक रहेंगी। गायत्री स्पिवाक ने एक ऐसे लिखा है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, वो भी बहुत अच्छा एक प्रोज वर्क है। इवन होमी के बाबा, वो भी एक अच्छे डायस्पोरा राइटर है। जब आप इन राइटर्स को पढ़ते हो, वहां पे आप देखते हो कि एक जब आप यहाँ से वहां दूसरी कंट्री में जाते हो, वहां कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं डायस्पोरिक कम्युनिटीज को। और इसके साथ साथ ये डायस्पोरिक कम्युनिटी में हमारे, जब हम बात करते हैं, हमारी जो शॉर्ट स्टोरी एक और है, जूदा वेटन की मदर, उसमें वो डायस्पोरा कॉन्सेप्ट ही देता है, क्योंकि वो माइग्रेट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। जूदा वेटन खुद एक यूक्रेन का राइटर था, लेकिन उसकी पैदाइश यूक्रेन में हुई थी, जो देन इट वाज देन द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां पे रहता है, वहां से तालीम हासिल करता है, वहां पे वो उस कल्चर को देख रहा है। तो फिर वो उसने क्या लिखा है, मदर के बारे में बोलता है, और मदर के बारे में वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। उसमें वो दिखाता है कि एक जब उसकी जो माँ होती है, नरेटर की जो माँ होती है, जब अब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आई, ऑस्ट्रेलिया में आई, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का तहजीब डिफरेंट है, यहाँ का रहन सहन डिफरेंट है, यहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, यहाँ का ट्रेडिशन डिफरेंट है, यहाँ की कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं, ये डायस्पोरा में आते हैं। एक राइटर जो होता है, यानी कि आपको ये याद रखना है, जो मेन डिफरेंस है शॉर्ट स्टोरी और नॉवल में, वो ये है कि एक और डिफरेंस ये है कि थीम। शॉर्ट स्टोरी में आप मोर पर्टिकुलरली एक ही थीम को पाते हैं, नॉवल में बहुत सारे थीम्स होते हैं। जैसे टाइगर्स डॉटर की हमने बात की, उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का थीम है, उसमें डायस्पोरा का भी थीम है। When we read Judah Watton's mother short story जो हमारे सिलेबस में है, उसमें कन्फाइंड है, उसमें वो अपनी माँ की दास्तां बयान कर रहा है, उसकी माँ को कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है नई कंट्री में, जो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, उसके वहाँ का कल्चर कैसा है। इट्स कन्फाइंड टू दैट थिंग ओनली। लेकिन जब हम नॉवल की बात करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें आप पाते हैं, बहुत सारे थीम्स को आप पकड़ते हो। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो शॉर्ट स्टोरीज में है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे हम पुरानी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते थे, वहां पे एक मोरल थीम हुआ करता था, आपको समझाया जाता था, आपको फेरी टेल्स के जरिए समझाया जाता था कि आपने ये काम करना है, आपने दूसरा काम नहीं करना है। लेकिन व्हेन यू रीड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मॉडर्न ओरिजिन, वहां पे आपको राइटर डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता है कि आपको ये करना है, आपने ये करना है। एक राइटर वहां पे एक प्रीचर का काम नहीं करता है, वो एक इंस्ट्रक्टर का काम नहीं करता है, वो आपके लिए मोरलिस्ट नहीं होता है, वो आपके लिए उस्ताद नहीं होता है। जो चीजें हम कहाँ पे पाते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी, राइटर जो होता है वो आपको परसुएट करता है, वो आपको मोरालिटी पे लेसन देता है। जैसे हमने एलियट की बात की, वेस्टलैंड की बात की एट द बिगिनिंग ऑफ आवर सेशन, मैंने आपको बोला कि एलियट आपको समझा रहा है कि आप
स्पिरिट से दूर होते जा रहे हो। तो ये एक मेन मुद्दा है शॉर्ट स्टोरी का, कि जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का, वहां पे आपको राइटर जो है वो नहीं बोलता है आपको कि ये चीजें आपने करनी है, वो चीजें आपने छोड़नी है। वो वहां पे एक मोरलिस्टिक का काम नहीं करता है जो हम अर्लियर शॉर्ट स्टोरीज में पाते हैं। तो ये जो है शॉर्ट स्टोरीज इन द पास्ट वी जनरली हैड अ सिंपल थीम और मोरल लेसन, टुडे शॉर्ट स्टोरीज हैव एम्बिगुअस एंडिंग्स। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि वो आपको नहीं समझा रहा है कि वो आपको परसुएड नहीं कर रहा है कि आपने ये चीजें करनी, आपने ये काम करना है, आप कुछ गलत रास्ते पे लगे हो, नहीं। वो उसके दिमाग में एक शॉर्ट स्टोरी आ गई, उसने आपने के सामने वो रख दी। तो स्टूडेंट्स वी वुड कंटिन्यू दिस शॉर्ट स्टोरी, दिस जो भी एक रह गया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी बात करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।